हेलो स्टूडेंट्स, मैं शशांक आपका स्वागत करता हूं टू दी पॉइंट सीरीज में फ्रॉम सम्यक सिविल सर्विसेज। जैसे कि आपको पता है, हम पहले कार्यपालिका शक्तियां कर चुके हैं राष्ट्रपति की, और आज हम लोग करने वाले हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की जब हम लोग बात करते हैं तो इनको दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से वो दो भाग हैं, देखते हैं जरा। सबसे पहले की अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों को सबसे पहले हम बांटेंगे संसद में राष्ट्रपति की भूमिका, और दूसरा हिस्सा जो होता है वो है राष्ट्रपति का अध्यादेश पारित करने की शक्ति। तो संसद में राष्ट्रपति की जो भूमिका है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है वो है आर्टिकल नंबर 79। आर्टिकल नंबर 79 जो है वो बात करता है कि संसद के 3 अंग होंगे, और उनमें जो सबसे पहला अंग है वो है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा, और तीसरा जो संसद में बैठता भी नहीं है वो भी इसका एक अंग है, वो है क्या, राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 86 जो है वो बात करता है राष्ट्रपति का अभिभाषण एवं संदेश। अगर हम बात करते हैं अभिभाषण की तो यहां पर आपको ये समझने की बात है कि ये जो अभिभाषण है ये राष्ट्रपति एक सदन या दोनों सदन, मतलब दोनों को मिलाकर, जो दोनों सदनों को समेत मिलाकर जो वो अभिभाषण दे सकता है। और ये जो अभिभाषण है इसमें ये उम्मीद लगाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा कि सारे के सारे लोग इसमें उपस्थित होंगे, और उस समय वो क्या कर सकता है, वो संदेश भी भेज सकता है, और किसी भी लंबित विधेयक को, याद रखेंगे, लंबित विधेयक को के संबंध में वो संदेश भेज सकता है, और ये आशा लगाता है कि उस पर शीघ्र शीघ्र कार्यवाही होगी। आगे बढ़ते हैं। इसमें 87 में जब हम जाते हैं, आर्टिकल नंबर 87 में, तो ये विशेष अभिभाषण की बात करता है। ये विशेष अभिभाषण की अगर हम लोग बात करें तो ये 2 बार, या खासकर अगर देखें तो 2 परिस्थितियों में होता है। एक तब होता है जब लोकसभा चुनाव हो चुका है, और लोकसभा चुनाव के बाद जो प्रथम सत्र हो रहा है उसमें राष्ट्रपति जो है वो विशेष अभिभाषण देता है। दूसरी अगर हम लोग बात करें तो ये प्रत्येक वर्ष में जो प्रथम सत्र होता है उसमें भी राष्ट्रपति के द्वारा एक विशेष अभिभाषण दिया जाता है। जानने वाली बात यह है कि इस विशेष अभिभाषण में राष्ट्रपति जो है वो सरकार की नीतियां जो उसने पहले अभी काम कर लिए हैं और जो भविष्य में वो काम करने वाली है उसके बारे में पूरी तरीके से चीजों को बताता है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो अभिभाषण है, ये जो विशेष अभिभाषण है वो किसके द्वारा लिखा जाता है, तो ये अभिभाषण तैयार किया जाता है मंत्री परिषदों के द्वारा। तो ये जानने वाली बात थी, हमें इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि संसद में जो सत्र को बुलाने और उसके सत्रावसान करने की जो शक्ति है वो किसके पास होती है, तो आंसर आता है आपका वो राष्ट्रपति के पास होती है। यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है जिसको बोलते हैं आहूत करना। आहूत करने का मतलब ही ये होता है क्या करना, बुलाना। तो राष्ट्रपति जो है उसके पास ये शक्ति है 85 आर्टिकल के अंतर्गत कि वो संसद का जो सत्र है उसको आहूत करेगा, और राष्ट्रपति ही जो है वो संसद का जो सत्र है उसका सत्रावसान करेगा। जानने वाली बात ये है कि इस पूरे सत्र में बहुत बार स्थगन होंगे, पर ये जो स्थगन है ये राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किए जाएंगे, ये उस सदन के द्वारा, सदन के जो अध्यक्ष हैं उसके द्वारा किए जाएंगे। जैसे लोकसभा की अगर हम लोग बात करें तो सभापति के द्वारा किए जाएंगे, स्पीकर के द्वारा किए जाएंगे। और एक सत्र में कई बार स्थगन हो सकते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे, परंतु वो स्पीकर के द्वारा, अगर लोकसभा की बात करें तो स्पीकर के द्वारा होंगे, इस बात को हमें ध्यान रखना है। और जब सत्रावसान की बात करते हैं तो वो कौन करेगा, वो राष्ट्रपति करेगा। आहूत की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो आहूत सत्र को कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करेगा। और अगर हम देखें कि 2 सत्रों के बीच में जो अधिकतम समय है वो कितना होना चाहिए, तो वो कितना हो सकता है, तो वो 6 माह हो सकता है। सामान्य तौर से हमारे भारत के संविधान के अनुसार अगर देखा जाए तो 3 सत्रों के बारे में बात की गई है। तो इसमें आपका एक आता है बजट सत्र, एक आता है आपका मानसून सत्र, और एक आता है आपका शीत सत्र। परंतु अगर किसी भी परिस्थितियों में साल में मिनिमम 2 सत्र तो होने ही होने चाहिए, इसलिए इसकी जो मैक्सिमम अवधि है वो कितनी है, वो है 6 माह। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा में मनोनयन की जो शक्ति है राष्ट्रपति की, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि राष्ट्रपति के पास एक विशेष शक्ति है कि वो किसी भी सदस्य को राज्यसभा में और पहले लोकसभा में मनोनीत कर सकता था। तो पहले समझते हैं लोकसभा के बारे में, जो अब पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। तो अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति को लगे कि एंग्लो इंडियंस का जो प्रतिनिधित्व है वो कम हो गया है लोकसभा में, तो वो चाहे तो 2 सीटें जो है आरक्षित कर सकता था एंग्लो इंडियंस के लिए। परंतु ये
2020 में संशोधन के द्वारा, कौन से नंबर का संशोधन था? 104वां संविधान संशोधन था, जिसके तहत एंग्लो इंडियंस का जो आरक्षण था अब उसे आगे नहीं बढ़ाया गया, उसे समाप्त कर दिया गया। तो प्रश्न उठता है कि एंग्लो इंडियंस होते क्या हैं सर? तो एंग्लो इंडियंस की जो परिभाषा है वो आर्टिकल नंबर 366 में लिखी है, और वो परिभाषा क्या बोलती है कि वह भारत का नागरिक व्यक्ति, ये याद रखेंगे परिभाषा में अगर बात करें तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, और वो व्यक्ति जो एंग्लो इंडियन बोलने की बात कर रहा है, अपने आप को एंग्लो इंडियन बता रहा है, वो उसके जो पिता हैं या पिता कुल का जो भी है वो यूरोपियन होना चाहिए, और मातृ कुल का जो है वो भारतीय होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं राज्यसभा में मनोनीत की शक्ति। तो राष्ट्रपति के पास राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करने की शक्ति होती है। कितने? 12 सदस्यों को वो मनोनीत कर सकता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इन 12 सदस्यों का जो आधार होता है, जो क्षेत्र होते हैं, वो कितने होते हैं? वो होते हैं 4 क्षेत्र: साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। अब हुआ क्या? हुआ ये कि सचिन तेंदुलकर को भी राज्यसभा की सीट दी गई थी, और जब सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा की सीट में मनोनीत किया गया, राज्यसभा की सीट के लिए मनोनीत किया गया, तो ये प्रश्न उठा कि भाई राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो चयन हो सकता है, जो मनोनीत वो हो सकते हैं, वो इन 4 श्रेणियों में के आधार पर हो सकते हैं, और यहां पर स्पोर्ट्स की श्रेणी तो आती नहीं है। तब सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंटरप्रिटेशन के द्वारा ये बताया था कि जो कला है इसको बहुत विस्तार रूप से उन्होंने परिभाषित किया था, और उसके अंतर्गत ये सारे अलग अलग तरीके की जो व्यवस्थाएं, जिसमें आर्टिस्ट लोग काम करते हैं, वो सब चीजें इसमें ले आते हैं, और इसी श्रेणी के अंतर्गत सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा की सीट के लिए मनोनीत किया गया था। ठीक है, आया समझ में चीज। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 108 की, जो कि बात करता है राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है कि वो क्या कर सकता है? वो संयुक्त बैठक जो है वो बुला सकता है। संयुक्त बैठक की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों जब एक साथ बैठती है तो इसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त बैठक। सबसे खास बात यह है कि राष्ट्रपति जो है वो संयुक्त बैठक जब बुलाता है, जो प्रमुख रूप से तभी बुलाता है जब कोई विवाद की स्थिति होती है। और याद रखने वाली बात यह है कि मनी बिल, जिसको हम लोग धन विधेयक कहते हैं हिंदी में, उसके लिए संयुक्त बैठक को बुलाया नहीं जा सकता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। विधि निर्माण में राष्ट्रपति की जो भूमिका है उसको भी समझ लेते हैं। तो विधि निर्माण में हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी विधेयक, कानून तब तक नहीं बन सकता जब तक उसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर ना हो जाएं। तो अगर कोई भी विधेयक लोकसभा, राज्यसभा या दोनों से पारित हो जाता है तो तब भी वो नियम नहीं बन सकता, तब तक नहीं बन सकता जब तक वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर या स्वीकृति उसको ना मिल जाए। अब आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं अनुच्छेद 111 क्या बताता है। अनुच्छेद 111 जो है वो बात करता है विधेयक स्वीकृति के संबंध में शक्तियां। तो कोई भी विधेयक जो है जब राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो वो क्या कर सकता है? वो उसमें उसको अनुमति दे सकता है, उसकी अनुमति रोक सकता है, या उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। उसको, इस अनुच्छेद को सामान्य रूप से वीटो का अधिकार भी कहा जाता है। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पूरी तरीके से कंप्लीट भी करेंगे, पर अभी के लिए याद रखेंगे अनुच्छेद 111 में इसके पास 3 विकल्प होते हैं, और इस 3 विकल्प में वो जो पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, अगर वही पुनर्विचार के लिए जब उसने वापस भेजा कोई विधेयक और दोबारा से उसी तरीके का विधेयक वापस आ गया तो फिर उसे हस्ताक्षर करना जरूरी है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयक पर अनुमति के क्या प्रावधान होते हैं। तो यहाँ पर जो अनुच्छेद हैं आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 200 और दूसरा आता है अनुच्छेद 201। 200 क्या बोलता है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित कर सकता है। राष्ट्रपति के पास उस विधेयक के लिए क्या 3 विकल्प होते हैं, जैसे कि अभी हमने पहले देखा, या तो वो स्वीकार कर सकता है, या तो वो अस्वीकार कर सकता है, या तो वो वापस भेज सकता है। अब अगर हम लोग 201 को देखें तो वो ये कहते हैं कि अगर पुनर्विचार के लिए विधेयक को वापस लौटा दिया गया है तो पुनर्विचार के बाद, और ये जो पुनर्विचार का जो अवधि है ये 6 माह की अवधि है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। 6 माह के अंतर्गत ये बाद वापस राष्ट्रपति के पास विधेयक के आने पर वह अनुमति देने के लिए
बाध्य नहीं है। इस बात को ध्यान रखेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे कि वो अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। अब इस बात को ध्यान रखें कि ये जो 6 माह की जो मैं अवधि बता रहा हूं, ये किसके लिए है? राज्य विधान सभा के लिए है। ये जो आपकी राज्य विधायिका है उसके संबंध में मैं आपको ये विधेयक की स्वरूप बता रहा हूं। तो ये इस बात को ध्यान रखेंगे, ये संसद की बात नहीं हो रही है, ये राज्य विधानसभा और विधानमंडल अगर है तो उसके संबंध में ये बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति से रखे जाने वाले जो विधेयक हैं वो कौन कौन से हैं? मतलब राष्ट्रपति जो है कुछ विधेयकों को जब तक खुद नहीं शुरू करेगा तब तक वो विधेयक शुरू ही नहीं हो सकते हैं। ऐसे विधेयक की अगर हम लोग बात करें तो इनको अलग से हमें याद करना है। जैसे भारत के जो संचित निधि है उसके खर्च के संबंध में कोई विधेयक अगर पारित होता है, राज्य पुनर्गठन से संबंधित कोई विधेयक पारित होता है, या धन विधेयक जो है उसको शुरू करने की, इन तीनों को शुरू करने की जो शक्ति है वो किसके पास है? वो राष्ट्रपति के पास है। इसका मतलब बस इतना सा है कि लोकसभा से अगर हम लोग उदाहरण के तौर पे धन विधेयक को ले लें तो धन विधेयक जो है वो हमेशा लोकसभा से ही शुरू होता है, परंतु लोकसभा भी उसे तभी शुरू कर सकती है जब राष्ट्रपति उसे इनिशिएट करने के लिए, उसे शुरू करने के लिए बोले। तो राष्ट्रपति की ही अनुमति से, पूर्व अनुमति से ही इसको शुरू किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये निम्नलिखित कुछ ऐसी रिपोर्ट हैं जो कि राष्ट्रपति संसद में रखता है। मतलब पहले ये सारे अलग अलग आयोग जो हैं ये राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट देते हैं और ये राष्ट्रपति के द्वारा ही संसद में रखी जाती हैं। जैसे चुनाव आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति जो है इसे संसद में रखता है। अगर हम लोग बात करते हैं आपका जनजाति अनुसूचित जाति आयोग की, तो ये अनुच्छेद 338 में दिया गया है कि उसकी जो रिपोर्ट होगी वो वार्षिक रिपोर्ट जो होगी राष्ट्रपति के द्वारा रखी जाएगी। ओबीसी की जो रिपोर्ट है वो 340 में दी गई है, एसटी की जो रिपोर्ट है वो 338 ए में दी गई है और इनकी जो वार्षिक रिपोर्ट होगी वो राष्ट्रपति के द्वारा रखी जाएगी। इसके बाद वित्त आयोग की जो रिपोर्ट है वो आर्टिकल नंबर 281 में दी गई है। इसके बाद यूपीएससी की जो रिपोर्ट है वो आपकी 323 में दी गई है। सीएजी की जो रिपोर्ट है वो 151 में दी गई है और जो बजट जिसको हम लोग एनुअल स्टेटमेंट कहते हैं, जो बजट सामान्य तौर से बोला जाता है, वो 112 में दिया गया है। ये जानने वाली बात है कि आप जब नेट पे सर्च करेंगे या फिर किताबों में पढ़ेंगे तो वित्त मंत्री लिखा रहता है। तो वित्त मंत्री जो है बजट को पेश करने से पहले राष्ट्रपति भवन जाता है, उनसे अनुमति लेता है और वो साइन कराता है और उसके बाद ही जाकर इसे पेश किया जाता है। तो इसलिए इसको भी हमने इस श्रेणी में डाल दिया है। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। बजट भी राष्ट्रपति के द्वारा ही क्या किया जाता है? पेश किया जाता है संसद में। इस बात को ध्यान रखेंगे, अगर ये कथन आता है तो ये बिल्कुल सही कथन होगा। तो यहां पर हम लोगों ने विधायी शक्तियों का एक भाग पूर्ण रूप से देख लिया है। अब जो अध्यादेश की शक्ति है, जो आपकी वीटो की शक्ति है और जो अन्य शक्तियां हैं उसको मैं दूसरे वीडियो में बनाकर इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।